गाइज, सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा। पहले तो इतना लेट, ऊपर से छोटा एपिसोड डाल दिया। आज काफी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए लंबा वीडियो बना नहीं पाया, तो प्लीज इस बार मैनेज कर लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिंक्शन में झुंती सेंट बुरी तरह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर मेरे एक्स वाले वार की पर्पल एनर्जी अब भी घूम रही थी। जमीन टूट चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। उधर जीन सेंट अपने पैलेस में बैठा ये सब देख रहा था। पहले वो शांत था, लेकिन झुंती की हालत देखकर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल चोट नहीं है। एक सिंपल एक्स स्विंग ने सीधे लिंक्शन तक को हिला दिया था। जीन अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसके हाथ से पर्पल लाइट निकलती है और दूर पड़े झुंती के शरीर को कवर कर लेती है। धीरे धीरे झुंती की सांसें संभलने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर और अपमान साफ दिख रहा था। झुंती आंखें खोलता है और गुस्से में कहता है कि दाओ एंसेस्टर इस तरह मॉर्टल्स को करने नहीं देगा। वो अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वो तुरंत कुछ करने लायक नहीं है। इसी तरफ मेरे कोर्टयार्ड में बाहर का शोर फाइनली शांत हो चुका था। मैं अभी भी नॉर्मल तरीके से खड़ा था और उसी समय मेरा एक्स, जो अपने आप उड़कर आया था, वापस अपनी जगह पर जाकर रुक जाता है। मेरे लिए ये बस खेती का साधारण एक्स था, लेकिन सामने खड़े जेड एम्परर, टोंगशन, ओल्ड डाओइस्ट और नुवा के लिए ये सीन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वे सब मेरे सामने रिस्पेक्ट से झुके हुए थे, जैसे अभी उन्होंने कोई इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। मैं बस राहत की सांस लेकर कहता हूँ कि चलो, आखिरकार अब शांति हुई। मुझे लग रहा था कि घर के बाहर का झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे देखकर साफ था कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जेड एम्परर मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके चेहरे पर शॉक भी था और एक्साइटमेंट भी। वो कहता है कि फादर की पावर सच में समझ से बाहर है। मैं उसे देखकर बोलता हूँ कि पहले तेरे अंदर सिर्फ एम्परर वाली अकड़ थी, लेकिन अब तू थोड़ा समझदार लग रहा है। जेड एम्परर ये सुनते ही और खुश हो जाता है और तुरंत सिर झुका देता है। मैं उसे बैठने को कहता हूँ और एक बॉल में पीने के लिए कुछ देता हूँ। वो दोनों हाथों से बॉल पकड़कर पीता है। जैसे ही वो पीता है, उसके चेहरे पर रिलीफ आ जाता है और उसके शरीर में गोल्डन लाइट फैलने लगती है। मैं उसे समझाता हूँ कि हमेशा दूसरों के भरोसे मत बैठो। अगर तुम हेवनली एम्परर हो तो अपनी अथॉरिटी खुद संभालनी पड़ेगी। जो लोग तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारी फेथ और तुम्हारे लोगों को छीन रहे हैं, उन्हें चुपचाप देखते रहना सही नहीं है। जेड एम्परर मेरी बात ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी हिचक नहीं थी। उसे समझ आ रहा था कि हेवनली कोर्ट को सिर्फ नाम का रूलर बनकर नहीं चलाया जा सकता। मैं आगे कहता हूँ कि थ्रोन पर बैठना सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी भी है। अगर कोई ह्यूमन वर्ल्ड की इंसेंस फेथ चुरा रहा है और हेवनली कोर्ट को एम्प्टी शेल बना रहा है, तो उसे रोकना ही पड़ेगा। जेड एम्परर हाथ जोड़कर मेरी बात मान लेता है। टोंगशन, ओल्ड डाओइस्ट और नुवा भी ये सब चुपचाप देखते रहते हैं। उन्हें समझ आ रहा था कि जेड एम्परर की सोच सच में बदल रही है। इसके बाद जेड एम्परर हेवनली कोर्ट लौटता है। लिंगजियाओ पैलेस में गॉड्स, इमोर्टल्स और मिनिस्टर्स पहले से खड़े थे। सबके चेहरों पर टेंशन थी, क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जेड एम्परर गोल्डन थ्रोन पर बैठता है। इस बार उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं, कॉन्फिडेंस था। सभी गॉड्स उसे प्रणाम करते हैं और पूरा दरबार शांत हो जाता है। जेड एम्परर साफ कहता है कि अब हेवनली कोर्ट अपनी अथॉरिटी वापस लेगी। वो बताता है कि बहुत समय तक हेवनली कोर्ट के नाम पर दूसरे लोग अपनी पावर चलाते रहे। ह्यूमन वर्ल्ड की इंसेंस फेथ पर भी दूसरी शक्तियां हाथ डाल रही थी और डिवाइन पोजीशंस पर भी बाहरी इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। दरबार में खड़े कई ऑफिशियल्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, क्योंकि जेड एम्परर अब सीधे उन पावर्स को चैलेंज कर रहा था जिनके सामने पहले कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जेड एम्परर घोषणा करता है कि हेवनली कोर्ट की डिवाइन पोजीशंस, गॉड्स की अपॉइंटमेंट्स और 3 रियल्म्स का ऑर्डर अब उसी के हाथ में रहेगा। जो भी हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर करेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वो कहता है कि आज से हेवनली कोर्ट फिर से अपना असली काम शुरू करेगी। दरबार में मौजूद लोग झुक जाते हैं, क्योंकि आज जेड एम्परर की आवाज में पहले वाली कमजोरी नहीं थी। इसी बीच ताई बाई जिंगसिंग आगे आता है। वो जेड एम्परर को रिपोर्ट देता है कि मॉर्टल वर्ल्ड में वेस्टर्न सेक्ट के लोग फिर से लोगों को डराकर इंसेंस फेथ इकट्ठा कर रहे हैं। सीन मॉर्टल वर्ल्ड में जाता है। पहाड़ों के बीच ब्लैक क्लाउड्स छा चुके थे। जमीन टूट रही थी, पानी और मिट्टी बह रही थी और लोग डर के मारे भाग रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को पकड़कर रो रहे थे और कुछ
घुटनों पर बैठकर मदद मांग रहे थे। वहाँ पुक्शन झेनरिन अपने फॉलोअर्स के साथ खड़ा था। वो लोगों को डराकर कह रहा था कि अगर बचना है तो वेस्टर्न सेक्ट की शरण लो। डरे हुए लोग मजबूरी में सिर झुकाने लगते हैं। ताई बाई जिंगसिंग ये सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वेस्टर्न सेक्ट डर पैदा करके उसी डर को फेथ में बदलना चाहता है। वो तुरंत हेवनली कोर्ट लौटकर जेड एम्परर को सब बताता है। जेड एम्परर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो कहता है कि पहले वह चुप रहता था, इसलिए सब उसे कमजोर समझते थे, लेकिन अब हेवनली कोर्ट ऐसी चाल बर्दाश्त नहीं करेगी। यांग जियान सिल्वर आर्मो में दरबार में आगे आता है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी और उसकी थर्ड आई शांत होकर भी दबाव बना रही थी। जेड एम्परर उसे आदेश देता है कि आर्मी लेकर मॉर्टल वर्ल्ड जाओ और पुक्शन झेनिन को रोककर वापस लाओ। ये हेवनली कोर्ट का आदेश है। ताई बाई जिंगसिंग यांग जियान के पास आता है और उसे एक गोल्डन डिवाइन आर्टिफैक्ट देता है। ये आर्टिफैक्ट हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी दिखाने के लिए था। यांग जियान उसे दोनों हाथों से लेता है और समझ जाता है कि वो सिर्फ फाइट करने नहीं, हेवनली कोर्ट का आदेश लागू करने जा रहा है। कुछ ऑफिशियल्स डरते हुए कहते हैं कि वेस्टर्न सेक्ट से सीधा टकराना आसान नहीं होगा। जेड एम्परर साफ कह देता है कि अगर हेवनली कोर्ट अपनी अथॉरिटी बचाने से भी डरे तो थ्रोन का कोई मतलब नहीं। यांग जियान सिर झुकाकर ऑर्डर मानता है। फिर वो हेवनली सोल्जर्स की पूरी आर्मी लेकर निकल पड़ता है। आसमान में व्हाइट गोल्डन क्लाउड्स फैलते हैं। यांग जियान आगे था और पीछे हेवनली कोर्ट की आर्मी वेपन्स लेकर चल रही थी। वे सीधे उसी मॉर्टल वर्ल्ड वाली जगह पहुंचते हैं जहां पुक्शन लोगों को डराकर फेथ इकट्ठा कर रहा था। यांग जियान उतरते ही पुक्शन को वार्निंग देता है कि ये जगह हेवनली कोर्ट के प्रोटेक्शन में है। अगर वो अभी पीछे हट जाए तो बात यही खत्म हो सकती है। पुक्शन उसे देखकर हंसता है। उसे लगता है कि यांग जियान वेस्टर्न सेक्ट से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। वो अपने फॉलोअर्स को आगे बढ़ने का इशारा करता है। यांग जियान अकेला नहीं लड़ता। उसके इशारे पर हेवनली सोल्जर्स चारों तरफ फैल जाते हैं और पुक्शन के फॉलोअर्स को घेर लेते हैं। वे जल्दी जल्दी उन्हें दबाते हैं और बैटलफील्ड तुरंत हेवनली कोर्ट के कंट्रोल में आने लगता है। पुक्शन गोल्डन पावर से अटैक करता है। यांग जियान अपना वेपन घुमाकर उसके अटैक को काट देता है और सीधे उसके सामने पहुंच जाता है। फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलती। यांग जियान की स्पीड और प्रेशर के सामने पुक्शन पीछे धकेला जाता है। वो जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। यांग जियान उसे मारता नहीं। सोल्जर्स पुक्शन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वेस्टर्न सेक्ट के बाकी फॉलोअर्स या तो दबा दिए जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। मॉर्टल वर्ल्ड की वो जगह हेवनली कोर्ट के कंट्रोल में आ जाती है। ये खबर जल्दी फैलती है। यूडिंग झेनिन को पता चलता है कि उसके डिसाइपल यांग जियान ने पुक्शन झेनिन को पकड़ लिया है और हेवनली कोर्ट के आदेश में खुलकर शामिल हो गया है। यूडिंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। यांग जियान उसका डिसाइपल था, इसलिए उसे चिंता होती है कि वो इतने बड़े कार्मिक कॉन्फ्लिक्ट में कैसे कूद गया। उसे लगता है कि यांग जियान के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। यूडिंग तुरंत मेरे कोर्टयार्ड की तरफ निकल पड़ता है। ऊपर से मेरा घर उसे बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखता है। छोटा सा कोर्टयार्ड, सिंपल घर, पेड़, खेत और पुरानी दीवारें। बाहर से कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ से होंगवेंग की डायरेक्शन बदल रही है। उस समय मैं कोर्टयार्ड में बैठकर ग्रेन्स साफ कर रहा था। एक टोकरी में अनाज रखा था और मैं आराम से उसे छान रहा था। मेरे लिए ये बस रोज का काम था। यूडिंग मेरे सामने उतरता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ थी। मैं उसे देखकर पूछता हूँ कि क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो मुझे ध्यान से देखता है। उसे मेरी बॉडी में कोई कल्टिवेशन ऑरा महसूस नहीं होती। मैं उसे साधारण इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन यांग जियान और जेड एम्परर के बदलाव को देखकर वो मुझे हल्के में नहीं ले पा रहा था। उसकी नजर मेरे हाथों में रखे ग्रेन्स पर पड़ती है। पहले उसे वो नॉर्मल अनाज लगता है, लेकिन ध्यान से देखते ही उसकी आंखें बदल जाती है। उसे उनमें प्योर लॉ ऑरा महसूस होती है। यूडिंग समझ जाता है कि मेरे घर की साधारण चीजें भी साधारण नहीं है। वो सीधे यांग जियान की बात करता है। वो कहता है कि यांग जियान उसका डिसाइपल है। वो पहले ऐसा नहीं था कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बिना सोचे उतर जाए। अब उसने पुक्शन को पकड़ लिया है और ये मैटर छोटा नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर समझ जाता हूँ कि वो अपने डिसाइपल की चिंता में आया है। मैं उसे शांत होकर बैठने देता हूँ और खेती की बात से समझाने लगता हूँ। मैं कहता हूँ कि खेत में अगर वीड्स उगाएं और उन्हें समय पर न काटा जाए तो पूरी फसल खराब हो जाती है। कभी कभी
क्योंकि सही चीज बचाने के लिए खराब चीजों को हटाना पड़ता है। यूडिंग चुप हो जाता है। उसे समझ आता है कि मैं सिर्फ फार्मिंग की बात नहीं कर रहा, मेरी बात यांग जियान, हेवनली कोर्ट और वेस्टर्न सेक्ट की सिचुएशन से भी जुड़ी हुई थी। मैं आगे कहता हूँ कि बीज को मिट्टी, पानी और समय चाहिए। अगर किसान हर समय बीज को खोदकर देखता रहे कि वो बड़ा हुआ या नहीं, तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यूडिंग की आंखों में शौक आता है। उसे मेरी बातों में दांव का संकेत महसूस होता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट करते करते उसकी ग्रोथ ही रोकना चाहता था। मैं कहता हूँ कि बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें हर कदम पर पकड़कर नहीं रखा जाता। मास्टर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना डिसाइपल को खुद पड़ता है। यूडिंग धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसका गुस्सा कम होता है और चेहरे पर समझ दिखाई देने लगती है। मैं उससे कहता हूँ कि अगर यांग जियान ने अपना रास्ता चुन लिया है तो हर बार उसे रोकना जरूरी नहीं। कभी कभी ट्रस्ट करना भी मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूडिंग की सांसें बदलती है, उसके फोरहेड पर लाइट चमकती है और उसके शरीर से गोल्डन ऑरा फैलने लगती है। उसे समझ आता है कि उसकी कल्टिवेशन में जो ब्लॉकेज था वो उसके अपने अटैचमेंट की वजह से था। वो डिसाइपल को बचाना चाहता था, लेकिन वही अटैचमेंट उसके दाव हार्ट को बांध रही थी। गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ फैलती है। यूडिंग वही ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत हो जाता है, जैसे अंदर का बोझ उतर गया हो। वो मेरे सामने झुककर धन्यवाद करता है। उसके लिए मेरी सिंपल फार्मिंग वाली बातें किसी बड़े लेक्चर से कम नहीं थी। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। मुझे लगता है मैंने कोई बड़ी बात नहीं कही। मैं उसे थोड़ा अनाज दे देता हूँ और कहता हूँ कि रास्ते में काम आ जाएगा। यूडिंग वो ग्रेन्स दोनों हाथों से ऐसे पकड़ता है जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। उसे उसमें भी लॉ ऑरा महसूस होती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोर्टयार्ड सच में ऑर्डिनरी नहीं है। इसके बाद यूडिंग हेवनली कोर्ट पहुंचता है। जेड एम्परर थ्रोन पर बैठा था। यूडिंग को देखते ही वो पूछता है कि क्या वो यांग जियान के मैटर पर जवाब मांगने आया है। यूडिंग पहले सीरियस रहता है, फिर शांत होकर कहता है कि वो यांग जियान को रोकने नहीं आया। यांग जियान ने अपना रास्ता खुद चुना है और मास्टर को हर समय डिसाइपल की राह रोकनी नहीं चाहिए। जेड एम्परर ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। उसे लगा था कि यूडिंग विरोध करेगा, लेकिन सामने खड़ा यूडिंग पहले जैसा नहीं था। यूडिंग आगे कहता है कि अगर वेस्टर्न सेक्ट हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी को कमजोर कर रही है तो उसे रोकना गलत नहीं। वो यांग जियान को दोष नहीं देगा। जेड एम्परर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आता है कि मेरे कोर्टयार्ड से सिर्फ पावर नहीं, लोगों की सोच भी बदल रही है। उधर होंगजन दाओजू अपनी जगह बैठा होंगवेंग की लक मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा था। उसके पीछे विशाल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन घूम रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे सीरियस होती जा रही थी। हेवनली कोर्ट की लक बढ़ रही थी। वेस्टर्न सेक्ट की अरेंजमेंट टूट रही थी। यांग जियान, यूडिंग और जेड एम्परर जैसे लोग अपने पुराने पाथ से हट रहे थे। होंगजन बार बार कैलकुलेशन करता है, लेकिन रिजल्ट साफ नहीं आता। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि ये पूरा डिस्टर्बेंस किसी छोटे कारण से नहीं, बल्कि उस हिडन कोर्टयार्ड से जुड़ा है। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर इस हिडन फैक्टर को समझा नहीं गया तो होंगवेंग की पूरी व्यवस्था उसके कैलकुलेशन से बाहर जा सकती है। फिर वो ब्लैक शैडो जैसे एक आदमी को सामने बुलाता है। वो आदमी हुड पहने हुए था, फेस पूरा छुपा हुआ था और उसके चारों तरफ डार्क ऑरा घूम रही थी। होंगजन उसे आदेश देता है कि तुरंत फेंक्शन काउंटी जाओ। अगर मौका मिले तो उस मॉडल को खत्म कर देना और अगर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल न हो तो कम से कम उसकी असली जानकारी लेकर वापस आना। वो ब्लैक क्लोक्ड आदमी सिर झुकाकर कहता है कि आदेश समझ गया, दाओ एंसेस्टर। फिर उसका शरीर ब्लैक स्मोक में बदलता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वो मेरे कोर्टयार्ड के बाहर पहुँच जाता है। बाहर से मेरा घर अभी भी वही सिंपल सा दिख रहा था। पुराना वुडन गेट, टूटी हुई दीवार, छोटा सा आंगन और आसपास शांत सा माहौल। वो दरवाजे के सामने रुकता है और हल्की स्माइल देता है। उसे लगता है कि इतने साधारण से कोर्टयार्ड में आखिर कौन सा बड़ा सीक्रेट छुपा होगा। लेकिन अगले ही पल वो अपनी गार्ड नीचे नहीं करता। वो अपने हाथ में ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है। स्वॉर्ड से डार्क ऑरा निकल रही थी और उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो पहले टेस्ट करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर सच में यहाँ कोई पावरफुल एग्जिस्टेंस है तो आज उसकी परख हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ पावर भेजता है, कोर्टयार्ड की हवा बदल जाती है। बाहर से शांत दिखने वाली जगह अचानक भारी लगने लगती है। उसे महसूस होता है कि ये जगह ऑर्डिनरी नहीं है। उसी समय एक्सायो हेई सामने आ जाता है। वो अब नॉर्मल कुत्ते की तरह नहीं था। उसका असली किलिन फॉर्म बाहर आ चुका था। बॉडी पर गोल्डन आर्मोर जैसी चमक, आंखों में तेज लाइट और चारों तरफ रेड गोल्ड ऑरा घूम रही थी। एक्सायो हेई उसके सामने खड़ा होकर पूछता है कि ये कौन है जो मास्टर के घर में घुसने की हिम्मत कर रहा है। ब्लैक क्लोक्ड आदमी पहले तो एक्सायो
हे को देखता है, फिर उसका चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल किलिन है। एक्सायो हे बिना पीछे हटे उसे वार्निंग देता है कि ये मास्टर का घर है, बिना परमिशन अंदर कदम रखने वाला कोई भी सेफ नहीं जाएगा। ब्लैक क्लोक्ड आदमी अपनी स्वॉर्ड उठाकर अटैक की तैयारी करता है। उसके वेपन से ब्लैक स्मोक फैलती है, लेकिन तभी आसमान में तेज आवाज होती है। घर की छत और पेड़ों से कई गोल्डन क्रोस उड़ते हुए नीचे आते हैं। उनके विंग्स से गोल्डन फ्लेम्स निकल रही थी और पूरा कोर्टयार्ड उनकी फायर ऑरा से चमकने लगता है। ब्लैक क्लोक्ड आदमी ये देखकर सच में शॉक हो जाता है। पहले एंसेस्ट्रल किलिन और अब 9 गोल्डन क्रोस। उसे समझ नहीं आता कि इस छोटे से कोर्टयार्ड में इतने एंशिएंट डिवाइन बीस्ट्स एक साथ कैसे मौजूद है। वो ब्लैक फ्लेम्स छोड़ता है, लेकिन गोल्डन क्रोस तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक गोल्डन क्रो आग उगलता है और वो फायर सीधे ब्लैक क्लोक्ड आदमी पर पड़ती है। वो तुरंत बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक आर्म जल जाती है। उसके कपड़े फट जाते हैं और फेस पर पेन साफ दिखता है। अब उसकी आंखों में एरोगेंस की जगह टेंशन आ जाती है। वो गुस्से में पूछता है कि इस कोर्टयार्ड में इतने होंगहुएन डिवाइन बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं। उसे लग रहा था कि वह किसी ऑर्डिनरी जगह पर नहीं बल्कि किसी इम्पॉसिबल ट्रैप में आ गया है। गोल्डन क्रो उसे ऊपर से घूरते हुए वार्निंग देता है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि मास्टर अभी डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर मास्टर सच में बाहर आ गए तो उसका बचना पॉसिबल नहीं होगा। ब्लैक क्लोक्ड आदमी ये सुनकर और गुस्से में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि एंसेस्ट्रल किलिन और गोल्डन क्रोज किसी मॉर्टल को मास्टर बोल रहे हैं। तभी घर के अंदर से नुवा और यंग सियाओ बाहर आती है। दोनों का एक्सप्रेशन काम था, लेकिन उनकी आंखों में साफ वार्निंग थी। वे समझ चुकी थी कि ये आदमी चोरी छिपे कोर्टयार्ड की जांच करने आया है। ब्लैक क्लोक्ड आदमी उन्हें देखकर पीछे नहीं हटता। वो उल्टा कहता है कि तुम लोग एक ऑर्डिनरी मॉर्टल को अपना सपोर्ट बना रहे हो। नुवा उसका एटीट्यूड देखकर सीरियस हो जाती है। उसके सामने एक डिवाइन स्क्रॉल प्रकट होता है। स्क्रॉल खुलते ही उसमें माउंटेन्स और रिवर्स की इमेज चमकने लगती है। ये शन्हे शेजितू था। इसके साथ ही एक गोल्डन कॉल्ड्रन भी प्रकट होता है। उसकी सरफेस पर एंशिएंट पैटर्न्स चमक रहे थे और उसके अंदर से पावरफुल लाइट निकल रही थी। पूरा कोर्टयार्ड व्हाइट गोल्डन ग्लो से भर जाता है। ब्लैक क्लोक्ड आदमी इस पावर को देखकर तुरंत पीछे हटने की कोशिश करता है। उसे समझ आता है कि अगर वह स्क्रॉल और कॉल्ड्रन की पावर में फंस गया तो निकलना आसान नहीं होगा। नुवा और यंग सियाओ उसे घेर लेती है। गोल्डन क्रोस ऊपर से रास्ता बंद कर देते हैं। एक्सायो हे सामने से प्रेशर डालता है और स्क्रॉल की लाइट ब्लैक क्लोक्ड आदमी को लॉक करने लगती है। वो गुस्से में कहता है कि दाओ एंसेस्टर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी धमकी दे रहा था। नुवा उसे ठंडे चेहरे से देखती है और पूछती है कि वो होंगजन के साथ मिलकर आखिर क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। यंग सियाओ भी आगे बढ़ती है और साफ कहती है कि आज उसे आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। ब्लैक क्लोक्ड आदमी आखिरी बार अपनी डार्क पावर फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन शन्हे शेजी तू की लाइट, गोल्डन कॉल्ड्रन की फोर्स, एक्सायो हे की किलिन ऑरा और गोल्डन क्रोस की आग एक साथ उस पर टूट पड़ती है। उसका बॉडी धीरे धीरे टूटने लगता है। उसका असली रूप धुंधली व्हाइट सोल जैसी शेप में बदलता है और वो बचने के लिए ऊपर उठने की कोशिश करता है। गोल्डन क्रोस तुरंत उसे घेर लेते हैं। उनकी गोल्डन फ्लेम्स उस सोल को चारों तरफ से जला देती है। वो चीखता है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाता। कुछ ही पल में उसका सोल पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। एक्सायो हेई ऊपर देखकर काम हो जाता है, जैसे उसने बस घर की रखवाली का नॉर्मल काम किया हो। गोल्डन क्रोस आसमान में घूमते हैं और फिर कोर्टयार्ड के आसपास वापस बैठ जाते हैं। नुवा और यंग सियाओ भी अपनी पावर वापस लेती है। शन्हे शेजी तू और गोल्डन कॉल्ड्रन की लाइट धीरे धीरे शांत हो जाती है। उधर होंगजन दाओजू अपने पैलेस में बैठा था। अचानक उसकी आंख में ब्लैक स्मोक जैसी इमेज दिखाई देती है। उसी इमेज में उसे अपने भेजे हुए ब्लैक क्लोक्ड आदमी की हालत दिखती है। वो देखता है कि उसकी भेजी हुई पावर कोर्टयार्ड के अंदर पहुंच भी नहीं पाई और वहां के गार्ड्स ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ब्लैक स्मोक उसकी आंखों पर असर डालती है। होंगजन की आंखें एक पल के लिए डार्क हो जाती है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उस कोर्टयार्ड की रक्षा सिर्फ एक हिडन मॉर्टल नहीं कर रहा। वहाँ एंसेस्ट्रल किलिन, 9 गोल्डन क्रोस, नुवा, यंग सियाओ और ऐसे ट्रेजर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से उसकी कैलकुलेशन भी अंदर तक नहीं पहुंच पा रही।